नमस्कार। अब की बार किसकी सरकार देख रहे हैं आप? मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छठ के साथ। छठ आस्था का महापर्व है जो 4 दिनों तक मनाया जाता है। छठ के तीसरे दिन अस्तगामी यानी डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है, जबकि छठ के चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। तीसरे दिन जब सूर्य अस्त होता है तो सभी भक्त छठी मैया और सूर्य देव को धन्यवाद देते हुए अपने संतान की रक्षा और उन्नति की कामना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि छठ महापर्व के दौरान जो कोई भी डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। डूबते सूर्य को अर्घ्य देने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही उगते सूर्य को अर्घ्य देने का जीवन में नई शुरुआत और सकारात्मकता का दर्शाना होता है। आपको बताएं कि छठ महापर्व चल रहा है और ऐसे में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं छठ घाटों पर। और इतना ही नहीं, इस बार ये ध्यान रखा गया है विशेष साफ सफाई का, जो कि छठ घाटों पर देखने को भी मिल रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर छठ घाटों को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। और इतना ही नहीं, छठी मैया को लेकर भी तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। आपको बताएं कि लोग बड़ी संख्या में छठ घाटों पर रोज आ रहे हैं और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूजन करने के लिए सामग्री और पूजन की विधि। और इतना ही नहीं, मेडिकल पोस्ट की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। धूमधाम से मनाया जा रहा है महापर्व छठ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सुरक्षा बल, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और इतना ही नहीं मेडिकल टीम भी यहाँ मौजूद है अगर किसी की तबीयत बिगड़ती है, क्योंकि बुजुर्ग लोग भी यहाँ आते हैं, बच्चे भी आते हैं। और ऐसे में कोई भी किसी भी हानि ना हो इसके लिए मेडिकल पोस्ट भी तैयार किया गया है। आपको बताएं कि छठ घाटों पर तैयारियां पहले से पुख्ता की जा रही हैं। और जब छठ महापर्व, जो कि बिहार में महत्वपूर्ण तरीके से और सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार छठ महापर्व जब मनाया जाता है तो बड़ी संख्या में व्रतधारनियां जो होती हैं वो घाटों पर पहुंचती हैं और सूर्य को अर्घ देती हुई नजर आती हैं। ऐसे में सुरक्षा के विशेष इंतजाम यहाँ किए गए हैं। बढ़ते हुए जलस्तर को किस तरीके से रोकना है और बढ़ते हुए जलस्तर तक कोई ना पहुंचे उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। आपको बताएं कि छठ घाटों को लेकर साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि बिल्कुल भी गंदगी का जो सामना है वो व्रत धारकों को ना करना पड़े। आपको बताएं महिलाएं बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचती हैं सुबह सुबह, और जब ठंड की चपेट में होते हुए भी बड़ी संख्या में महिलाएं यहां पहुंचती हैं, यानी कि आस्था पर ठंड का भी कोई असर नहीं है। और जब छठ महापर्व है तो बड़ी संख्या में लोग तो यहां पहुंच ही रहे हैं, लेकिन बच्चों का भी उत्साह काफी देखने लायक होता है। आपको बताएं कि जिस तरीके से छठ महापर्व बिहार में महत्वपूर्ण माना जाता है और मनाया भी जा रहा है, सरकार द्वारा विशेष कदम उठाए जा रहे हैं कि छठ घाटों पर किसी भी तरीके की भूल ना होने पाए, किसी तरीके की क्षति ना हो, उसको लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। छठ महापर्व का अपने में ही महत्वपूर्ण महत्व होता है। और इतना ही नहीं, जब छठ पर्व को लेकर तैयारियों की बात की जाए तो पुख्ता कर ली गई है और पटना समेत अन्य घाटों पर भी लगातार छठ को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। आज शाम से संध्या अर्घ्य का मुहूर्त जो है वो भी निकाल दिया गया है और कलाकार भी जो हैं वो लगातार छठ पूजा में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। और पटना से हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ गए हमारे साथ ज्ञानेंद्र, जो आपको बताएंगे कि छठ महापर्व को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं। ज्ञानेंद्र, आपके पीछे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि छठ घाट पर आप मौजूद हैं और तैयारियां किस तरीके से हैं और लोगों में उत्साह किस तरीके से दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए ये बिहार के लिए सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। लोक आस्था का महापर्व छठ जो है 4 दिनों के लिए मनाया जाता है। पहला दिन नहाय खाए की पूजा होती है और दूसरे दिन खरना, और आज तीसरा दिन है। इस दिन आज भगवान भास्कर को अस्त के समय जो होता है लोग जल अर्पण करते हैं। और इसको लेकर के जो अभी मेरी मौजूदगी पटना के घाटों पर है, आप पटना के घाटों पर साफ साफ तस्वीरों में देख सकती हैं कि जिला प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा पूरी तैयारी कर दी गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में गंगा घाटों की बैरिकेटिंग कर दी गई है, क्योंकि इस बार गंगा नदी का जो जलस्तर है वो काफी ऊपर तक है और जिसको लेकर के पूरी तरह से जिला प्रशासन है जो कि सजग है। और आप देख सकती हैं यहाँ पर जो घाट है, घाट पर पुलिस प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और लगातार यहां से लोगों को अनाउंस करके यह बताया जा रहा है कि पानी में ज्यादा अधिक दूर ना जाएं और जहां तक बैरिकेटिंग है, बैरिकेटिंग के अंदर ही रह करके आप पूजा अर्चना करें। लगातार 5:16 पर जो है भगवान सूर्य अस्त होंगे और उस समय ही भगवान सूर्य को
अर्घ देने के लिए लोग पहुंचेंगे। लेकिन अभी जो है कि समय लगभग 2 घंटे का है या बाकी है, और उस समय ही लगातार आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, जो छठ व्रती हैं, वो गंगा घाट पर पहुंच चुके हैं। चूंकि भीड़ काफी अत्यधिक हो जाती है, जिसको लेकर के लोग कई घंटे पहले ही गंगा घाट पर पहुंच जाते हैं, अपना अपना स्थान सुनिश्चित करने को लेकर के लोग पहुंच जाते हैं। आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं पूजा की सामग्री को लेकर के बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, छठ व्रती पहुंचे हुए हैं। लोगों का आने का जो सिलसिला है अब काफी तेज हो चुका है, बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि पूरी तरह से जिला प्रशासन छठ महापर्व को लेकर के काफी सजग दिखती है, और प्रतिवर्ष जो तैयारियां की जाती है उससे भी अधिक तैयारियां इस बार की गई है। चूंकि इस वर्ष चुनावी वर्ष भी है, और ऐसे में लगातार जिला प्रशासन की यह तैयारी जो है, कहा जा सकता है कि जिस तरह की तैयारी की गई है इस बार वो काफी खास है। लगातार जो है यहाँ पर पुलिस के द्वारा जो है चौकसी बरती जा रही है, पुलिस बैरिकेडिंग की गई है, एनडीआरएफ की टीम जो है लगातार पानी में गश्त कर रही है, लोगों को अनाउंस कर रही है कि आप जल में ज्यादा ना उतरे। तो कहीं ना कहीं महाआस्था का यह पर्व जो है काफी अहम माना जाता है। ये सिर्फ बिहार ही नहीं, अब दुनिया भर में इस पर्व को लोग काफी श्रद्धा से मनाते हैं। 4 दिनों का ये महापर्व काफी बड़ा और काफी कहा जा सकता है कि लोगों में जो श्रद्धा होती है इस पर्व को लेकर के, उनका कहना ही कुछ नहीं है। छठ पर्व महापर्व है, और इस महापर्व में लोगों का योगदान, जाति धर्म ऊंच नीच सभी को अलग हट करके इस पर्व को मनाया जाता है। इस पर्व को लेकर के ना किसी में जाति का बंधन होता है, ना धर्म का, ना ऊंच का और ना नीच का। अमीर गरीब सभी लोग इसी गंगा घाट पर आते हैं और एक साथ भगवान भास्कर को जल अर्पित करते हैं। तो कहा जा सकता है कि राजधानी पटना पूरी तरह से छठमय हो चुका है। जिला प्रशासन से लेकर के छठ श्रद्धालुओं में और छठ व्रतियों में काफी उत्साह है। कुछ लोग भी हम प्रयास करेंगे कि कुछ लोगों से हम बात करने का कि छठ को लेकर के लोगों में कितनी आस्था होती है, जो तैयारियां हैं वो किस तरह की तैयारियां हैं। यहाँ पर जो लोग पहुंचे हैं, गंगा घाट पे पहुंचे हुए हैं, इन लोग से कुछ हम बात करने का प्रयास करते हैं कि छठ की इस तैयारी को लेकर के क्या कुछ कहना है। भैया आपके यहाँ छठ हो रही है? हाँ जी हो रही है। किस तरह की तैयारी है इस बार जिला प्रशासन? तैयारी तो अब जिला प्रशासन तो बढ़िया है, अपना इंतजाम बढ़िया किया हुआ है, कोई पर्वतीन लोग को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, आने जाने के लिए घाट भी पूरा सजा हुआ है। इस बार जल स्तर ज्यादा है? जल स्तर तो कम हुआ है, लेकिन इतना है कि आप पूजा आराम से कर सकते हैं। पूजा आराम से हाँ कर हाँ। सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार जो यहाँ पर जो छठ श्रद्धालु जो पहुंचे हुए हैं घाट पर, उनके द्वारा भी कहा जा रहा है कि जिला प्रशासन के द्वारा जो है तैयारियां काफी चरम पर है, काफी अच्छी व्यवस्था की गई है, किसी को किसी भी तरह की समस्याएं नहीं होगी। लगातार जो है पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा जो है यहाँ पर कंट्रोल रूम बनाया गया है, कंट्रोल रूम में पुलिस बल को तैनात किया गया है, और लगातार वहां से अनाउंस करवाए जा रहे हैं। कुछ और छठ व्रती भी है, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो छठ को कि इस महापर्व को किस तरह से मनाती है और छठ को लेकर के क्या आस्था है, और जिस तरह की जिला प्रशासन की तैयारी पटना के घाटों पर की जा रही है उस तैयारी को लेकर के कितनी उन लोगों में उत्साह है, और कितनी भैया छठ को लेकर के कितनी उत्साह होती है आप लोगों में? बहुत उत्साह होती है। क्या खास होता है इस पर्व को? ये हम लोग का महापर्व है। महापर्व है, पूरे परिवार एक साथ रहते हैं, पूरे सब परिवार अच्छा एक लगता साथ है। लोग अगर पटना से बाहर भी रहते हैं तो अपने चले घर आते हैं। हाँ, अगर मान लीजिए परिवार में नोक झोंक भी है तो इस समय सारा चीज खत्म हो जाता है, प्यार मोहब्बत और बढ़ जाता है। प्यार मोहब्बत उभर जाता है। हाँ। अच्छा ये बताइए, आप लोग घाट पे पहुंचे हुए हैं, अभी समय काफी है, हाँ। क्या लग रहा है कि 2 घंटा पहले आप लोग पहुंच गए हैं? क्या जिला प्रशासन की किस तरह की तैयारी है? ठीक ही ठाक है। ठीक है, हाँ संतुष्ट हैं? हाँ। तो सभी लोग जो है जिला प्रशासन की इस तैयारी को लेकर के संतुष्ट है। देख रहे हैं कि लगातार जो है छठ व्रतियों का जो है आगमन अब घाटों पर शुरू हो चुका है। लगातार बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं, छठ पूजा को करने के लिए गंगा घाटों पर पहुंच रहे हैं। देखिए माता जी हैं जो अभी गंगा जी के जलस्तर पे उतरी हुई हैं, पूजा करेंगी, और पूजा अर्चना करने के बाद 5:16 में भगवान भास्कर को अर्घ्य देंगे। जी ज्ञानेंद्र, जिस तरीके से आपने दिखाया बड़ी संख्या में लोग तो पहुंच ही रहे हैं, लेकिन बच्चों को भी जिस तरीके से देखा जा सकता है, बच्चे भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और बुजुर्ग भी यहाँ पहुंचेंगे, उसको लेकर क्या कुछ विशेष व्यवस्था की गई है? और इतना ही नहीं, सीसीटीवी की नजर से क्या कुछ और ड्रोन की नजर से क्या कुछ व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं ताकि भगदड़ न मच सके? देखिए बिल्कुल, मैंने पहले ही बताया कि जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। छठ पर्व को लेकर के राजधानी की सड़कों से लेकर के घाटों तक चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से जो है लोगों पर नजरें रखी जा रही है, और खासकर अगर बच्चों और बुजुर्गों की यदि बात करें तो उसे लेकर के लगातार पुलिस कंट्रोल रूम जो बनाए गए हैं वहां से अनाउंस किए जा रहे हैं कि जो भी आप बच्चों को अपने साथ लेकर के आ रहे हैं तो कम से कम उस बच्चे के पॉकेट में अपने घर का पता, मोबाइल नंबर जरूर लिख करके दे, और अपने बच्चे का हाथ इस भीड़ में ना छोड़े। चूंकि भीड़ अत्यधिक होने के बाद
जब बच्चे इधर से उधर भटक जाते हैं तो ऐसे में परिजनों को काफी परेशानी होती है। तो ऐसे में परिजनों से अपील लगातार जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है। और जहां तक बात है अत्यधिक भीड़ कंट्रोल करने की, तो ऐसे में लगातार राजधानी सड़कों से लेकर के घाटों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। विशेष पुलिस बल को तैनात किया गया है। जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकती है एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम जो है लगातार गश्त कर रही है और लोगों से अपील कर रही है। क्योंकि गंगा का जो जल स्तर है इसको देखते हुए बैरिकेटिंग की गई है और लोगों से अपील की जा रही है कि बैरिकेटिंग को पार न करे। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है छठ महापर्व को लेकर के जिला प्रशासन व बिहार सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। और खासकर राजधानी की जो पर्व होती है वो काफी अहम मानी जाती है। बड़ी संख्या में लोग, लाखों की संख्या में लोग छठ घाट पर आते हैं और भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। जी ज्ञानेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पर चर्चा करने के लिए, दर्शकों तक ये बात पहुंचाने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए पटना की कि किस तरीके से छठ महापर्व को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पुख्ता कर ली है और इंतजामात चरम पर है अपने, और अब इंतजार हो रहा है भगवान सूर्य का। और चले बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बताएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी है। एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, जय छठी मैया और सूर्यदेव की कृपा से सबका कल्याण हो। ये लिखते हुए नजर आए हैं, सबके जीवन में सुख समृद्धि और सफलता की प्राप्ति हो। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ महापर्व के तीसरे दिन आज शुभकामनाएं देने का दौर लगातार जारी है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर जय छठी मैया का लिखा और सूर्यदेव की कृपा से सबका कल्याण हो। और इतना ही नहीं, सबके जीवन में सुख संपदा और सफलता की प्राप्ति हो, ये लिखते हुए नजर आए प्रधानमंत्री। आपको बताएं कि बिहार में आस्था का पर्व छठ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को दी है। सबके जीवन में सुख संपदा और सफलता की कामना करते हुए प्रधानमंत्री यहां नजर आए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ की शुभकामनाएं दी हैं। सबके जीवन में सुख संपदा और सफलता की प्राप्ति हो, ये लिखते हुए नजर आए हैं। जय छठी मैया का नारा लगाते हुए नजर आए। जय घोष के साथ छठ महापर्व की शुभकामनाएं प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों को दी है, खास तौर पर पटना वासियों को, क्योंकि बिहार में हम देखते हैं कि महापर्व जो है बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और चले बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बताएंगे, बागी नेताओं पर भारतीय जनता पार्टी का बड़ा एक्शन। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बागी नेताओं पर बीजेपी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 4 बागी नेताओं को सस्पेंड कर दिया गया है। 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किए गए हैं 4 बागी नेता। आपको बताएं कि बहादुरगंज से चुनाव लड़ने वाले वरुण सिंह सस्पेंड हुए, गोपालगंज से चुनाव लड़ने वाले अनूप कुमार निष्कासित किए गए हैं, तो वहीं कहलगांव से चुनाव लड़ने वाले एमएलए पवन यादव बेदखल कर दिए गए हैं। बररा से चुनाव लड़ने वाले सूर्यभान सिंह निष्कासित हुए हैं। ये बागी नेताओं पर बीजेपी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है और 4 नेताओं को निष्कासित कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। बागी जो हो गए थे उन पर नीतीश सरकार का बड़ा एक्शन। और चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार के रण में उतरेंगे नेता विपक्ष राहुल गांधी। छठ के बाद बिहार के चुनावी मैदान में उतरेंगे राहुल गांधी और बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। 29 और 30 अक्टूबर को राहुल गांधी का बिहार दौरा। महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं, कल बिहार आएंगी कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी। कांग्रेस ने चुनाव प्रचार को लेकर अपनी कमर कस ली है। 29 और 30 अक्टूबर को राहुल का बिहार दौरा है, तो वहीं कल बिहार आ रही है कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा। बेगूसराय जिले के बछवाड़ा में जनसभा को संबोधित करती हुई नजर आएंगी। छठ के बाद बिहार के चुनावी मैदान में उतरेंगे कांग्रेस के दिग्गज। स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो गई है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी का नाम शामिल है। तमाम 40 लोगों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है और ऐसे में कल बिहार आएंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। और चले बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे बिहार चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर का। बिहार चुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कल महागठबंधन जारी करेगा अपना मैनिफेस्टो। बिहार चुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल शाम 4:30 बजे मैनिफेस्टो लॉन्च किया जाएगा। कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो और महागठबंधन अपना मैनिफेस्टो। जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन
अब की बार मैनिफेस्टो जारी करने जा रहा है और कल शाम 4:30 बजे मैनिफेस्टो लॉन्च कर दिया जाएगा। कल शाम 4:30 बजे महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी होगा। बिहार चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के चेहरे के सबसे बड़े उम्मीदवार और अब इसके बाद लगातार लॉन्चिंग का काम जारी है, तो कल शाम इसी कड़ी में 4:30 बजे कांग्रेस महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी होगा। कांग्रेस इसलिए क्योंकि कांग्रेस भी महागठबंधन में शामिल है, तो हो सकता है कि ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। तो बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ये लोग जुमलेबाज है। अब कांग्रेस, आरजेडी और इनका जो इंडी गठबंधन है वो एक हफ्ते तक जुमलेबाजी करेंगे, क्योंकि इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। और क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। या तो 20 महीना मांग रहे हैं, बोले कि 20 साल में एनडीए नहीं कर पाई वो। देखिए, ये लोग जुमलेबाज, और अब जो है कांग्रेस, राजद, जो इनका महागठबंधन है, इंडी गठबंधन, अब जुमलेबाजी करेगा 1 सप्ताह तक, क्योंकि जुमलेबाजी के अलावा इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया, मुद्दा विहीन है। जनता और मतदाता अब तेजस्वी यादव, राहुल गांधी के जुमलेबाजी में पड़ने वाला नहीं है, और मतदाता ने मन बना लिया है कि एनडीए की सरकार 2/3 बहुमत से बनेगी। सर, छठ पूजा तो वहीं आपको बताएं कि जेडीयू नेता नीरज कुमार ने चुनाव आयोग की घोषणा पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को एसआईआर करने का अधिकार प्राप्त है और वैसे भी अवैध मतदाता को निकालना जरूरी है। तो उधर बिहार के समस्तीपुर जिले में कमला घाट का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। ये देवखल और नाम की आर्द्र भूमि के तट पर है। यही रहने वालों का मानना है कि यह जगह महाभारत काल से जुड़ी है। इसका संबंध पांडवों के साथ है, जब दुर्योधन ने उन्हें लाक्षागृह में जिंदा जलाने की कोशिश की थी और उन्होंने गुप्त सुरंग के जरिए भागकर जान बचाई थी। माना जाता है कि कमला घाट का पानी कभी नहीं सूखता है और क्रियाद्रवती से भी एक द्रौपदी ने लाक्षागृह से बचाकर अपनी जान बचाई थी। ये पहली बार छठ पूजा की थी। देखिए रिपोर्ट। बिहार के समस्तीपुर जिले में कमला घाट का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। ये देवखल चौर नाम की आर्द्र भूमि के तट पर है। यहाँ रहने वालों का मानना है कि यह जगह महाभारत काल से जुड़ी है। इसका संबंध पांडवों के साथ है, जब दुर्योधन ने उन्हें लाक्षागृह में जिंदा जलाने की कोशिश की थी और उन्होंने गुप्त सुरंग के जरिए भागकर जान बचाई थी। माना जाता है कि कमला घाट का पानी कभी नहीं सूखता। किंवदंती ये भी है कि द्रौपदी ने लाक्षागृह से बचकर भागने के बाद यही पहली बार छठ पूजा की थी। महाभारत कालीन इतिहास इससे जुड़ा हुआ है। पांडवों द्वारा जो लाक्षागृह कांड हुआ था, जो आप सब देख भी रहे हैं कि इसी जगह है, यही देवखाल चौर है। और यहीं पे द्रौपदी के द्वारा जो ये हुआ था, जिसमें छठ का आयोजन भी द्रौपदी ने पहली बार अगर छठ हुआ था इसी घाट पे हुआ था। तो ये सब बहुत सारी यहाँ मान्यता है और महाभारत कालीन इतिहास बहुत सारे इसमें जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे एक मान्यता भी है कि अगर आप सच्चे दिल से कोई चीज़ मांगते हैं तो जरूर ये पूरा होता है। जो लाक्षागृह बना था या दुर्योधन बनवाया था, जो पांडव को पांचों को इसी में चढ़ा देंगे भवन में, उस तरह से सुरंग बना बीचे बीच मकान के अंदर। और सुरंग बनते हुए देवखाल के में सुरंग निकल गया। उसी दिन से द्रौपदी यहाँ पर पहला पूजा द्रौपदी ने किया महाभारत की बात। और पूर्व से ही कमला घाट कहता है, वो आपका देखने का चीज़ है सर। बगल से नाला फूटा हुआ है जिसमें कमला जी यहाँ पर विराजमान हुए थे। यहाँ पर इस देवखाल में कमला जी विराजमान हुए थे। वहाँ पर वो झोपड़ी दिखाई दे रहा, उस जगह से सुरंग था, उसमें 5 पांडव जी निकले थे। उसमें द्रौपदी जी जो थे वो यहीं पर छठ घाट किए थे। छठ महापर्व दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। 4 दिन चलने वाला त्योहार बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में काफी लोकप्रिय है। इस दौरान श्रद्धालु नदियों या तालाबों के किनारे सूर्यदेव और छठी मैया की आराधना करते हैं, जीवन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और परिवार की खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगते हैं।
तो वहीं आपको बताया कि उत्तर भारत के मिथिला क्षेत्र में स्थित झंझारपुर का भी कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र का राजनीतिक गढ़ हुआ करता था। मधुबनी जिला मुख्यालय में लगभग 1 घंटे की दूरी पर बसा यह इलाका अपनी ऐतिहासिक मंदिर, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और अब तेजी से बढ़ते शहरीकरण के लिए जाना जाता है। मौजूदा समय में इस विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व उनके बेटे और बीजेपी विधायक नीतीश मिश्रा कर रहे हैं, जिन्होंने 2020 के चुनाव में यहां से जीत हासिल की थी। स्थानीय लोगों का क्या कहना है, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर बिहार में मधुबनी जिला मुख्यालय से लगभग 1 घंटे पूर्व की ओर गाड़ी चलाते हुए हरे भरे उपजाऊ खेत आने वालों का स्वागत करते हैं। ये झंझारपुर है जो सूबे के मिथिला क्षेत्र में आता है और ये इलाका कभी कांग्रेस के पूर्व दिग्गज नेता और मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ मिश्रा का गढ़ हुआ करता था। ये इलाका अपने ऐतिहासिक मंदिरों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ हाल ही में तेजी से उभरते हुए शहरीकरण के लिए मशहूर है। मौजूदा वक्त में इस विधानसभा सीट पर दिवंगत जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा का कब्जा है, जिन्होंने 2020 में बीजेपी के टिकट पर यहां से जीत दर्ज की थी। यहां रहने वाले लोग बुनियादी ढांचे को बेहतर विकास के लिए विधायक नीतीश मिश्रा द्वारा शुरू की गई अलग अलग विकास परियोजनाओं को श्रेय देते हैं। बाबा बिदेश्वर स्थान हमारे नज़दीक में है, माननीय मंत्री जी पर्यटन स्थल से उसमें भी काम करवा रहे हैं और बगल में ही आपको क्या कहते हैं शांतिनाथ महादेव मंदिर है, वहाँ भी काम लगभग में पूरा होने ही वाला है। बायोडाइवर्सिटी पार्क का जो काम है वो भी होने जा रहा है लगभग, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे काम हैं जो किए हैं। मेडिकल कॉलेज लाए हैं, उसके बाद अभी केंद्रीय विद्यालय लाए हैं, बहुत सारा काम है। स्टेडियम देखिएगा झंझारपुर में युवा खेलने के लिए इंडोर, आपको वो ऊपर स्टेडियम एक बहुत अच्छा मतलब बना है नेट वेट लगा के। उसके बाद बोलिएगा तो स्टेडियम का भी बजट जो है वो भी पास हो चुका है। फिर यूथ में बोलिएगा तो रोजगार में आइएगा तो रोजगार में देखिए बैग क्लस्टर है जो झंझारपुर में अभी वो बैग जो बनेगा उसका इंडस्ट्रियल एरिया। फिर यहाँ पे बोलिएगा तो एक इंडस्ट्री ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल एरिया लोहना दशनी में बन रहा है। उसके बाद जैसे जैसे आप देखेंगे तो 420 किलोमीटर के आसपास क्षेत्र में रोड जो होता है पक्कीकरण होता है, तो 420 किलोमीटर रोड बना है। तो विकास पे तो हम क्या ही बोले, विकास तो मान लीजिए विकास तो किए हैं, बहुत अच्छा विकास किए हैं। मतदाताओं के एक दूसरे वर्ग के लिए झंझारपुर दशकों से विश्वासघात की कहानी है। कई लोग जर्जर सड़कों और स्वास्थ्य सुविधाओं की ओर इशारा करते हैं जो उनके मुताबिक सरकार के वादों की विफलता को दर्शाते हैं। क्या झंझारपुर का विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, विकास एकदम नहीं हुआ है। क्या होगा झंझारपुर का विकास? आपके विधायक तो मंत्री भी रहे हैं, बोलते हैं बहुत काम किए हैं। अब कहाँ किए हैं, देख काम तो कैसा होता है देखते हैं। क्या समस्या है झंझारपुर में? तो आप लोग नहीं देखते हैं क्या समस्या है? आप लोग भी तो देखते हैं। यहाँ से तो बहुत बड़े बड़े लोग विधायक रहे हैं, लेकिन फिर भी झंझारपुर का विकास नहीं हो पाया। सो आपके सामने में ना है, देखिए ना क्या विकास है। तो देखे हैं जो सरकारी हॉस्पिटल में गए हैं तो डॉक्टर नहीं था, हमारा बैंडेज लगा है, हम प्राइवेट में हॉस्पिटल करवाएं। अगर आपका प्राइवेट हॉस्पिटल में व्यवस्था रहा तो हम सर क्यों करवाते सर? आपका सर हॉस्पिटल में आप कहते हैं जो जाइए हॉस्पिटल में बहुत सारा व्यवस्था है, व्यवस्था रहता है तो डिलीवरी को आप क्यों भेज देते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल? लिखित चाहिए हमको, क्यों नहीं स्टेशन मिलता है सर, कि बिना पैरवी का क्यों नहीं मिलता है? झंझारपुर की बात की जाए तो यहाँ क्या समस्या है? समस्या तो सर अभी तो सामने देख रहे हैं ना आप, क्या समस्या। यातायात के लिए साधन नहीं है, साधन है बट लेकिन उसको रोड सड़क पुल कोई भी साधन सा अच्छा नहीं है, और यहाँ पर पानी जल जमाव भी होता है। इसके लिए सबसे पहले निकासी का रास्ता चाहिए ना, निकासी का रास्ता भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। चौथी बार विधायक बने नीतीश मिश्रा सड़क किनारे बैठकें कर मतदाताओं से अपने 5 साल के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें फिर से चुनने की अपील करने में व्यस्त हैं। तो मुझको एक विश्वास है कि अगर जनता ने के सामने जो मैंने काम किया पूरी क्षमता और अपने संकल्प के साथ, पूरी निष्ठा के साथ मैंने 5 वर्ष काम किया है, और ये फैसला अब जनता ने करना है। प्रमुख कार्य अगर आप कहें तो चाहे वो रोड कनेक्टिविटी है, तो 500 से अधिक किलोमीटर की सड़कें झंझारपुर में अभी निर्माणाधीन है, बड़े बड़े ब्रिजेस बने हैं, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा है, टूरिज्म से बहुत सारे काम हुए हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, नर्सिंग कॉलेज बन रहा है। तो ऐसे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे जो आने वाले समय में झंझारपुर को एक बहुत ही बेहतर तरीके से एक विकसित क्षेत्र के तौर पर झंझारपुर का उदय हो रहा है।
बीजेपी विधायक और प्रत्याशी नीतीश मिश्रा को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी राम नारायण यादव कड़ी टक्कर दे रहे हैं। यादव अपने प्रचार अभियान के दौरान युवाओं में बेरोजगारी को इस चुनाव का मुख्य मुद्दा बना रहे हैं। वे मतदाताओं से पलायन रोकने और लोकल रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए वोट मांग रहे हैं। उद्योग मंत्री रहते हुए एक भी उद्योग झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कहीं नहीं लगा है। आप देख लीजिए, झंझारपुर विधानसभा पूरा जल जमाव से ग्रस्त है कि हमारी सरकार होगी तो हर परिवार में एक सरकारी नौकरी हम देंगे। महागठबंधन के घोषणा पत्र में है। मजदूरों को पलायन को रोकेंगे और मजदूरों के लिए बिहार में कल कारखाना व्यवस्था करके हम मजदूर उपलब्ध करेंगे, रोजगार उपलब्ध करेंगे और संविदा कर्मी जितना है उसको हम परमानेंट करेंगे। हमारी सरकार होगी। झंझारपुर विधानसभा सीट पर दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होगा, जिसके परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। और चलिए रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जनता टीवी।